ये इसको थूरा और ये वाला इसको थूरा, इसको थूरते थूरते यहाँ एकदम आपस में क्या होता है, हमेशा टक्का चल जाता है। इसीलिए क्या होता है, हमेशा कोलाइडल यहाँ कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन बैठता नहीं है। हेलो गाइस, बेस्ट क्लास में आपका स्वागत है। देखिए जितना सारा हम लोग को 2010 से लेकर 2021 तक, 21 में तो एग्जाम तो नहीं हुआ है, प्रमोट हो गए हैं सब लोग, लेकिन 2020 तक जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का है उसको हम लोग चर्चा करेंगे। एक लेक्चर या 2 लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जो चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, जितना सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम खखोर के यहाँ डाल देंगे। देखिए पहले अब यहाँ पूछा गया है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फिजियोजॉर्प्शन एंड केमियोजॉर्प्शन। यदि आपको डिफरेंस कहीं भी पूछा जाए तो आपको पहले से प्यारा सा लिखेगा दीज, यहाँ लिख सकते हैं लाइन, द डिफरेंस बिटवीन फिजियोजॉर्प्शन and chemiojorption in the following ways। अब इसको करने के बाद, ये लिखने के बाद, उसके बाद यहाँ क्या कीजिएगा, पार्टिसिपेशन दे दीजिएगा आधा आधा, समझे? तो आधा आधा इस तरह से दे दीजिए। कोई भी डिफरेंस पूछे इसी तरह से बनाइए तो अच्छा रहता है, चेक करने में भी और आपको समझाने में भी। एग्जाम इसीलिए होता है क्योंकि आपका नॉलेज चेक किया जाता है कि आप आखिर उस चैप्टर में ज्ञाता है या उस विषय में आप ज्ञाता है या नहीं है, इसीलिए एग्जाम लिया जाता है। तो यहां लिख दीजिएगा आप केमियोजॉर्प्शन, यहां लिख दीजिए, नहीं यहां लिख दीजिए फिजियोजॉर्प्शन, इस तरह से लिख दीजिए और यहां एक अंडरलाइन दे दीजिए और यहां लिखिए केमियोजॉर्प्शन। अब लिखना स्टार्ट कर दीजिए। पहला नंबर में पॉइंट वाइज दीजिए, द फिजियोजॉर्प्शन in which weak bond is weak force of attraction लिखिए, weak force of attraction between absorbate and absorbent। BENT, absorbent। The physiojorption in which the weak force of attraction and the between absorbent and absorbent is known as physiojorption। full stop। weak force means that, और मतलब होता है वांडरवाल फोर्स, देखिए पहले आपको दिक्कत होता होगा एब्जॉर्बेंट और एक एब्जॉर्बेंट में। तो देखिए एब्जॉर्बेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि एब्जॉर्बेंट हम लिख रहे हैं, ए बी एब्जॉर्बेंट,
एब्जॉर्बेंट मतलब होता है चारकोल, चारकोल मतलब जाता है मतलब कोई भी चीज जलाइए, ठीक है, और जो वहां आपका राख बनेगा ना उसको बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। सिलिका जूता उता में रहता है, जूता या फिर रखा रहता है कपड़ा वपड़ा के अंदर में रखते हैं, सिलिका गोल गोल सफेद टाइप में रहता है। तो सिलिका क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, कोई भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो वही हुआ एग्जांपल एब्जॉर्बेंट। और जो चीज एब्जॉर्ब करता है इससे मतलब मोलिक्यूल्स हो गया, गैस उसका मोलिक्यूल्स, वो हो जाता है एब्जॉर्बेट। एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट ऐसा समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा। सिलिका जेल हो गया, चारकोल हो गया, ये सभी एग्जाम्पल है किसका, एब्जॉर्बेंट का एग्जाम्पल है। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, पहला नंबर इसका भी लेते हैं। द कैमियो जॉब्सन इन विच द कैमियो जॉब्सन इन विच a strong force लाइक, इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, केमिकल बॉन्ड होता है। कौन सा होता है, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट जेंट between absorbate and absorbent। एब्जॉर्बेट देखिए, मान लीजिए कि यहाँ सिलिका जेल है, सिलिका जेल मतलब कहने मतलब समझे, सिलिका है, समझे, सिलिका जो जूता में रहता है, वो जूता में रहता है, इधर क्या होता है, गैस मोलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है कि नहीं करता है। तो ये जो सिलिका जो है आपका वो कौन सी होगा, एब्जॉर्बेंट होगा। और एब्जॉर्बेंट क्या होगा, ये सब गैस मोलिक्यूल जो एब्जॉर्ब किया सो होगा एब्जॉर्बेंट। तो इसके बीच में कैसा होता है, केमिकल बॉन्ड होता है। कौन सा, क्योंकि रिएक्शन कर जाता है, चारकोल में रिएक्शन करता है, इस सब में रिएक्शन करता है। मतलब कहने मतलब समझ में आ गया होगा आपको। absorbate and absorbent is known as chemiosoption। अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, बोलेंगे इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल इन नेचर, ये क्या होता है, मतलब हुआ, मतलब रिवर्सिबल है, मतलब क्या हुआ, इसमें मान लिया कि अटैक भी हो जाए, मान लिया कि कोई चीज सामान यहाँ मतलब चाहे मतलब कोई सामान है, समझे, यहाँ एब्जॉर्बेट है, एब्जॉर्बेंट है ये, और इधर से मान लिया कि अट्रैक्शन हुआ, तो क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें भी निकल जा सकता है, मतलब जब यहाँ रिएक्शन करके निकल जा सकता है, मतलब रिवर्सिबल हो सकता है, क्या हो सकता है, मतलब फिर से आके ज्वाइन भी कर सकता है और लेफ्ट भी हो सकता है, लेकिन ऐसा इसमें बात नहीं है। मतलब यहाँ दूसरा पॉइंट लिखिए, मतलब डिफरेंस, इसी का डिफरेंस में लिखिएगा, मतलब यहाँ रिवर्सिबल लिखे और यहाँ दूसरा कुछ डिफरेंस लिख दिए तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस मतलब है जो चीज वो यहाँ लिख रहे हैं वह चीज आकर आप विरोध लिखिए तो होता है डिफरेंस। तो देखिए यहाँ इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, तो यहाँ लिखेंगे इट इज नॉट रिवर्सिबल इन नेचर, सिबल इन नेचर। इट इज नॉट रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इरिवर्सिबल लिखिए या फिर नॉट रिवर्सिबल लिखिए, मतलब ये रिवर्सिबल होता है, एक बार अटैक कर लिया तब फिर इसको कितनों कीजिए ये छोड़ने वाला नहीं है। उसी तरह से केमियोजॉब्सन ये होता है। तीसरा देखते हैं, लिखेंगे यहां लो टेम्परेचर is favorable low temperature is favorable for
फिजियोजप्शन। क्या होता है? लो टेम्परेचर होता है फेवरेबल। फिजियोजप्शन के लिए लो टेम्परेचर आवश्यक होता है। यदि कहीं हाई टेम्परेचर कर दीजिएगा तो रिवर्सिबल हो सकता है, वो भाग जाएगा, मतलब जो मतलब इसके सरफेस पर जो हुआ है अट्रैक्शन वो हट भी सकता है। इसीलिए यहाँ लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। इसमें क्या होता है? हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल होता है। इसमें तीसरा देखिए इसी का पॉइंट, मतलब यहाँ लिखे वह पॉइंट को यहाँ लिखेंगे कि लिखेंगे हाई, मतलब इसमें हाई भी कर दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर केमियोजप्शन। अब देखिए चौथा पॉइंट लिखते हैं। चौथा पॉइंट, लॉ इंथैल्पी। इंथैल्पी चेंज occurred about यहां देखिए 20 टू 40 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल रिक्वायर्ड होता है। कितना? 20 टू 40 किलो जूल इतना रिक्वायर्ड होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? हाई इंथैल्पी high enthalpy change occurred about 60 to 242 किलो जूल पर मोल इतना रिक्वायर्ड होता है। पांचवा पॉइंट देखिए, फिजियोजप्शन इज नॉट वेरी सेलेक्टिव इन नेचर। क्या है? फिजियोजप्शन इज नॉट वेरी सेलेक्टिव नेचर, मतलब ये सेलेक्टिव नेचर है। आपको समझा देते हैं। यहां देखिए पांचवा नंबर, केमियोजप्शन इज हाईली सेलेक्टिव इन नेचर। जैसे देखिए कोई भी आप रिएक्शन कीजिएगा, जैसे केमिकल रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो कोई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है कि यदि देखिए मान लीजिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला में करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। 100 जिप्सम से ट्रांसफर करने के लिए आपको 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो वहां एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। यदि उसे कम और ज्यादा कीजिएगा तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से समझिए ना कि ये फिजियोजप्शन जो हाईली सेलेक्टिव नेचर होता है, ये जो होता है ये कोई जरूरत नहीं है इसको टेम्परेचर कोई जरूरत नहीं है। हो जाएगा, जब दीजिए अतना दीजिए, थोड़ा दीजिए, कम दीजिए, ज्यादा दीजिए, सब कर लेगा कि हाँ चलो चलेगा। तो इस तरह से यहाँ और एग्जांपल भी एक दो और लिख लेते हैं डिफरेंशियल, उसके बाद मतलब इसको खत्म करते हैं। देखिए अब हम लोग फिजियोजप्शन और केमियोजप्शन के 5 को हम लोग खत्म कर दिए। अब यहाँ छठा देखिए पॉइंट, फिजियोजप्शन is increases on increasing the pressure।
यदि प्रेशर बढ़ाइएगा तो फिजियोजॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा। यहां देखिए, यहां छठा पॉइंट लिखिएगा, क्या लिखिएगा, केमियोजॉर्प्शन जॉर्प्शन इज अनइफेक्टेड, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि प्रेशर कितनों दीजिए मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब किसी को बोलिएगा तो कोई ऐसा लड़का ढीठ लड़का रहता है, उसको कितनों समझाइए समझने वाला नहीं है। जैसे कुत्ता वाला, उसका पूंछ पे कितनों घी लगाइए, तेल लगाइए, कुछ भी लगा दीजिए, मतलब उसमें सीधा नहीं होगा। उसी तरह से ये बाबू साहब है, फिजियोजॉर्प्शन इज नॉट अफेक्टेड कितनों प्रेशर ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर बढ़ाइए या कम कीजिए, इसको कोई नहीं प्रभाव पड़ता है। छठा, सातवां देखिए, नहीं सातवां देखिए अब, इन फिजियोजॉर्प्शन में मल्टीपल लेयर ऑफ, क्या रहता है, मल्टी लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट लिखिए सब, समझे। देखिए कहने मतलब यहाँ जैसे मानिए कि कोई यहाँ सबस्टांस है, समझे, सबस्टांस है तो यहाँ जो रिएक्शन होता है उसका मल्टीपल लेयर होता है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, इस तरह से मल्टीपल लेयर रहता है किसमें, फिजियोजॉर्प्शन में। और इसमें बबुआ साहब में यहाँ सातवां लिख लीजिए, यहाँ लिखिएगा इन केमियोजॉर्प्शन द सिंगल लेयर ऑफ क्या चीज, यहां देखिए, यहां मल्टीपल लेयर लिखा है, यहां सिंगल लेयर लिखा है, किस पे, एब्जॉर्बेट पर, एब्जॉर्बेट। यहां जैसे मान लिया कोई मोलिक्यूल्स है और इसमें से कोई एक को लेयर होगा तो उसको बोलेंगे केमियोजॉर्प्शन। इस तरह से हम पहला क्वेश्चन को यंत्र कर दिए। अब दूसरा क्वेश्चन को लाएंगे। देखिए अब यहां दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्टिकल साइज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज कितना होता है, तो आपको देना पड़ेगा आंसर 10 के पावर माइनस 9 मीटर, यानी नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। तो इस तरह से आंसर लिख दीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा था डिफिनेशन में, कुछ कुछ डिफिनेशन 2 या 3 में दे दिया जाता है, 3 डिफिनेशन, और उसको पूछ लिया जाता है। तो डिफाइन डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, क्या होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। देखिए तब पहला लिखिए, यदि कहीं डिफिनेशन पूछा जाता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, एक एक डिफिनेशन लिखना है तो एक एक डिफिनेशन लिखिए। यहाँ लिखिए डिस्पर्स फेज लिखिए, डैश दीजिए, द सबस्टांस which are found in less amount, या फिर मिनिमम अमाउंट लिखिए, लेस अमाउंट या मिनिमम अमाउंट पर amount in the colloidal solution, is known as disperse phase। जैसे समझिए, मान लिया कि आपका यहाँ एक सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन है, इसमें से दो सबस्टांस रहेगा, नहीं समझ रहेगा, दो सबस्टांस रहेगा, मतलब दो किस्म का रहेगा, तो दो किस्म का रहेगा, तो सबसे कम रहेगा सबस्टांस। मान लिया कि यहाँ हम एक घोल बनाए, जैसे वो सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे मान लिया कि हम एक मतलब पानी और सर्फ से मिलाएं, पानी और सर्फ मिलाएं, सर्फ मिलाएं ना,
सर्फ मिला है तो दोनों में देखिए, दोनों में सर्फ थोड़ा डालिएगा ना, पानी ज्यादा अमाउंट में रहता है, तो जो सर्फ होता है वो क्या कहलाता है, डिस्पर्स फेज कहलाता है, क्या कहता है, और पानी जो होता है उसको डिस्पर्सन मीडियम कहलाता है। तो यहाँ खाली आप मैक्सिमम अमाउंट लिख दीजिए और खत्म कर दीजिए। मतलब कहने मतलब दो सोल्यूशन, दो टाइप का सोल्यूशन रहेगा, मतलब एक दो किस्म का रहेगा। जो कम अमाउंट पड़ेगा ना उसको कहेंगे डिस्पर्स फेज कहेंगे, और ज्यादा अमाउंट पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन मीडियम। या सॉलिड या लिक्विड कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख दीजिए डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम ऐसे लिखिए, अंडरलाइन दीजिए, इसमें भी अंडरलाइन दीजिए, लिखिए द सबस्टांस and the which are found in maximum amount। यहां क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट होगा, अमाउंट इन द कोलाइडल solution is known as dispersion medium। मीडियम जैसे मान लीजिए कि आप यहां एक मतलब कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसा बात रहे, मान लिया कि कोई बीकर है, उसमें से दो सबस्टांस को घोल है, वो सॉल्यूशन जो कोलाइडल सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो जो सबसे कम जो अमाउंट पर रहेगा उसको कह देंगे डिस्पर्स फेज, और जो सबसे ज्यादा अमाउंट पर रहेगा उसको कह देंगे डिस्पर्सन मीडियम। इस तरह से हम तीसरा क्वेश्चन को अंत कर डालें। देखिए अब चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री का। देखिए डिफिनेशन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए क्या है, डिफाइन द फ्लोइंग टर्म्स। पहला है पेप्टाइजेशन, क्या पेप्टाइजेशन क्या है, और एब्जॉर्बेंट है, एब्जॉर्बेंट क्या है, और एक ब्रोनियल मोशन क्या है, मूवमेंट क्या है। तो पहला हम लोग लिख लेते हैं पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन लिख के लोग डैश देते हैं, यहां लिखना पड़ेगा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोलाइड्स बनाने का विधि, कोलाइड्स इन विच फ्रेशली प्रिपेयर्ड, कैसा होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी। कैसा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी। पीपीटी मतलब होता है कि जो जम जाता है उसको बोलते हैं फ्रेशली, मतलब ताजा ताजा बनाना होना चाहिए, क्या चीज, पीपीटी। वेन तब क्या करेंगे, वेन तब एडेड, उसमें क्या कर देंगे, एडेड कर देंगे विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स, इट टर्न्स इनटू कोलाइड। क्या हो जाएगा, वो ताजा ताजा बन जाएगा कोलाइड। इज नॉन एज पेप्टाइजेशन।
इस तरह से पहला डिफिनेशन खत्म कर दिए। अब आते हैं दूसरा डिफिनेशन की ओर। दूसरा क्या है? एब्जॉर्बेंट है। एब्जॉर्बेंट क्या लिख दीजिएगा? एब्जॉर्बेंट। देखिए एब्जॉर्बेंट होता क्या है? एब्जॉर्बेंट क्या है? देखिए समझा चुके हैं कि एब्जॉर्बेंट उसको बोलते हैं, तो इसको डिफिनेशन करता है। मान लीजिए यहाँ सिलिका जेल है, ये क्या किया? एब्जॉर्ब किया। या फिर कोई चारकोल है, चारकोल क्या? चारकोल मतलब जो राख जो है आपका, राख है, कोई चीज वहां आप मतलब दूध मिला दिए, तो ये जो दूध जो है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा? आपका ये हो गया एब्जॉर्बेट, और ये वाला हो गया एब्जॉर्बेंट। जो आपका चारकोल होगा सो क्या होगा? एब्जॉर्बेंट। मतलब जिसमें मान लीजिए कि हम किसी में घुलना चाहते हैं, तो जो हम है, हम किसी में घुलना चाहते हैं तो हम हो जाएंगे एब्जॉर्बेट, और किसी में जाके जाके घुल गए वो हो गया एब्जॉर्बेंट। ऐसे करके तो लिखेंगे द सरफेस, लिखेंगे द सोलिड सबस्टांस, द सोलिड सबस्टांस ऑन द सरफेस, किस पे? सॉलिड सबस्टांस, लेकिन किसका? सरफेस पर, इन विच एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मत लिखिएगा, एडजॉर्प्शन लिखिएगा, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। देखिए एडजॉर्प्शन मतलब होता है कि मात्र ये क्या होता है? सरफेस पर होगा। एडजॉर्प्शन मतलब सॉलिड सब्सटेंस होगा, उसका सरफेस पर होगा, उसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन पर। और इसका पूरा मान लीजिए कि सॉलिड सब्सटेंस है, और इसका पूरा मोलेक्युल्स, पूरा इसको क्या बोलते हैं? पूरा मोलेक्युल्स में होगा, उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। ए बी होगा, यहाँ क्या होगा? ए बी एस वर्ड, मतलब ए बी यदि लिखा रहा तो पूरा इस पार्ट, मतलब जितना जो आपका सरफेस में नहीं, पूरा मोलेक्युल्स में होगा, उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन मतलब खाली सरफेस फेनोमेना। ये आपका सरफेस फेनोमेना है, और वो बल्क BULK के बल्क फेनोमेना है। क्यों? क्योंकि वो पूरा आपका मोलेक्युल्स में ही होता है। क्या होता है? द सॉलिड सबस्टांस ऑन द सरफेस इन विच एब्जॉर्प्शन occur is known as क्या है? एब्जॉर्बेंट। इस तरह से इसको डिफिनेशन को आराम से लिख सकते हैं। तीसरा नंबर देखिए आपका है, क्या है? ब्रोमियन मोशन। देखिए ब्रॉन नाम का साइंटिस्ट, वो देखा था कि पोलन ग्रेन को तैरते हुए देखा था। वही तैरते हुए उसके दिमाग में झटक गया कि इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में भी जिगजैग मोशन हो रहा है। देखिए इसका सोचा हो, इसको बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज, इसको इस तरह से डिफाइंड किया जा सकता है। इट इज डिफाइंड एज डिस्पर्स फेज, अभी बताए थे, डिस्पर्स फेज कोलाइड्स विथ, देखिए कोलाइड मतलब कोलाइड्स बोल रहे हैं, क्या चाहिए? डिस्पर्स फेज कोलाइड्स द डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन। देखिए अपने से लिखिए, जो भी होगा सब अपने से लिखिए। देखिए इट इज डिफाइंड एज डिस्पर्शन फेज कोलाइड इन, कहां कोलाइड करता है? डिस्पर्शन मीडियम में। इट मतलब एग्जीक्यूट, वो क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। वो किस तरह से एग्जीक्यूट करता है? कंटिन्यूअसली जिगजैग पाथ, जिगजैग path. This zigzag path is known as Brownian motion. या मूवमेंट। देखिए ये बाबुआ साहब क्या किया गया, वो देखा कि पोलैंड ग्रेन जो था ना,
वो पोलैंड ग्रेन, जैसे मान लिया कि वाटर है इसमें, समझे, इसमें भरा हुआ वाटर है और मान लिया कि पोलैंड ग्रेन है, तो वो देखा कि जो पोलैंड ग्रेन है वो क्या कर रहा था, यहाँ आपस में जिग जग पथ मोशन कर रहा था, आपस में जग जिग पथ मोशन कर रहा था। तो वही उसके दिमाग में खटका और यहाँ फिर दे दिया कि जो डिस्पर्स फेज है, मान लिया कि ये सोल्यूशन है और आपका मान लिया कि डिस्पर्स फेज है, तो डिस्पर्स फेज जो कम अमाउंट पड़ेगा वो क्या करेगा, हमेशा जो कोई भी सबस्टेंस होता है कोलाइडल मतलब बैठता नहीं है, यहाँ जाके सेटल नहीं होता, ये आपस में टकराता है, ये इसको थूरा और ये वाला इसको थूरा, इसको थूरते थूरते यहाँ एकदम आपस में क्या होता है, हमेशा टक्कर चल जाता है। इसीलिए क्या होता है, हमेशा कोलाइडल यहाँ कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन बैठता नहीं है। इस तरह से हम आपका डिफिनेशन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और टाइम तो बहुत हो चुका है। अब हम लोग कल इसका जो सरफेस केमिस्ट्री का जो जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो बचा हुआ है उसको हम प्रीवियस ईयर्स का जितना सारा क्वेश्चन है हम सबको डाल देंगे इसमें सरफेस केमिस्ट्री का। तो अभी इतना ही, थैंक यू।